हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज रिवीजन सेशन सीरीज़ में हम नेशनल करंट अफेयर्स पार्ट 2 रिवीजन करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास में नेशनल करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी इवेंट्स और न्यूज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका लगभग हमने 50% पार्ट 1 में रिवीजन किया। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाना है और आज की क्लास में राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो शेष जो इवेंट्स है, जो न्यूज़ है, जिससे संभावना है कि हमारे एग्जाम में उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारे सबसे पहले है कि शहरी विकास हेतु भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी। तो शहर के विकास के लिए जो भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, शहरी विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन किया है, मंजूरी दिया है? जापान के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए भारत के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा जापान के भूमि आधारभूत ढांचा, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की अनुमति दी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कौन सा मंत्रालय है भारत का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, और जापान का है भूमि आधारभूत ढांचा, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ है। किस चीज़ के लिए? सतत शहरी विकास के लिए, जिसको मंजूरी किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। यह सहयोग ज्ञापन शहरी विकास के माध्यम से 2007 में किए गए समझौते ज्ञापन का स्थान लेगा। तो भारत और जापान के बीच में पहले भी 2007 में एक समझौता हुआ था। ये नया समझौता जो सहयोग ज्ञापन है वो उसी का स्थान लेगा और इसके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की भी उम्मीद है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक तरफ तो आपका सतत शहरी विकास में भी सहयोग मिलेगा, दूसरा इसके साथ साथ रोजगार का भी सृजन होगा। इनके भारत और जापान के बीच जो सहयोग ज्ञापन हुआ है, जिसको मंजूरी किसने दिया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। और आप मंत्रालय ध्यान रखिएगा, भारत का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और वहाँ का भूमि आधारभूत ढांचा, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय जापान का। अगला है, विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड हुआ लॉन्च। तो दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया? इफ्को के द्वारा दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो लॉन्च किया गया है। और इफ्को के अनुसार नैनो यूरिया लिक्विड को इसके वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा कई वर्षों के शोध के बाद स्वदेशी तकनीकी के माध्यम से विकसित किया गया है, जिसमें नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कल्लोल में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया था। ठीक है, ये रिसर्च सेंटर जो है बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कलोल में जो है इसको विकसित किया गया है, किस चीज़ के अनुरूप? आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप। ठीक है, तो नैनो यूरिया लिक्विड जो है लॉन्च किया गया है, ये विश्व का पहला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। अगला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करेगा 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9 देशों में जो है 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया जा रहा है। किस मंत्रालय के द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक और निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित भारतीय महिलाओं को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी भारतीय महिलाएं जो 9 देशों में कार्यरत हैं, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र में हो चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, और वो जो कार्यरत हैं अगर वो सार्वजनिक स्थानों पे या फिर निजी स्थानों पे अगर हिंसा से प्रभावित हैं, तो ऐसी महिलाओं को समर्थन करने के लिए, ऐसी महिलाओं को सहायता करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है वो विदेश मंत्रालय के सहयोग से 9 देशों में जो है 10 वन स्टॉप सेंटर जो है स्थापित करेगा। वन स्टॉप सेंटर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत एक ऐसी योजना है जो सार्वजनिक और निजी जगहों पर हिंसा प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रणाली प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो वन स्टॉप सेंटर है किस योजना के, जो मिशन के तहत है? ये राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत है। और ये जितने भी विदेशों में जो महिलाएं, भारतीय महिलाएं, सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाएं और निजी क्षेत्र की महिलाएं, अगर वो हिंसात्मक जो ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे स्थानों पर अगर उसके प्रति कोई हिंसात्मक व्यवहार किया जा रहा है या कोई हिंसा से अगर वो प्रभावित है किसी भी तरह की, तो ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा? आपके ये जो वन स्टॉप सेंटर के द्वारा, जो कि 10 वन स्टॉप 9 देशों में, ठीक है, विदेश मंत्रालय के सहयोग से। इसमें जो वित्त पोषित किया जाएगा, ये योजना निर्भया कोष द्वारा जो है ये वित्त पोषित की जाएगी, वन स्टॉप सेंटर जो है। अगला है, मालदीव के अड्डू में खुलेगा भारत का पहला वाणिज्य दूतावास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने मालदीव में भारत की राजनयिक मौजूदगी को बढ़ावा देने के लिए
इस वर्ष वहाँ के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी। ठीक है, तो लगातार मालदीव के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए केंद्र सरकार ने हालिया डिसीजन लिया कि मालदीव में वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। कहाँ पे? मालदीव के अड्डू शहर में। ठीक है, मालदीव में पहला वाणिज्य दूतावास खोलने संबंधित निर्णय वहाँ के चीन के प्रभाव बढ़ने के लगातार प्रयासों के बीच लिया गया है। तो लगातार आप देख रहे हैं, लगातार जो चीन है भारत के पड़ोसी देशों में लगातार अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है कई माध्यमों से। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत भी अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, जिसके अंतर्गत भारत ने मालदीव में वाणिज्य दूतावास स्थापित करने का निर्णय लिया है। दूतावास खुलने से क्या होगा भाई? दूतावास खुलने से मालदीव में भारत की राजनयिक मौजूदगी बढ़ने में मदद मिलेगी और इससे मौजूदा संबंधों और आकांक्षाओं को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल। ठीक है, महिला सैन्य पुलिस पहला बैच जो है वो भारतीय सेना में शामिल हुआ है। तो अभी तक महिलाएं केवल सैन्य अधिकारी हैं। पहली बार महिलाओं को गैर अधिकारी श्रेणी में शामिल किया गया है। बेंगलुरु के कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में कड़ी ट्रेनिंग के बाद 83 महिलाओं को सेना में शामिल किया गया है। इन महिला सैनिकों को पुलिसिंग ड्यूटी और युद्ध बंदियों के प्रबंधन के साथ साथ सभी वाहनों के मेंटेनेंस, ड्राइविंग और सिग्नल कम्युनिकेशन की भी ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, तो महिलाओं को भी लगातार आप देख रहे हैं हर जो सैन्य बल है सब में शामिल किया जा रहा है। तो अभी तक जो महिलाएं थी वो सैन्य अधिकारी हुआ करती थी, गैर जो है अधिकारी श्रेणी में भी उनको शामिल किया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेगा, जिसके अंतर्गत जो है पुलिस ड्यूटी, जो पुलिसिंग ड्यूटी है, युद्ध बंदियों के प्रबंधन के साथ साथ वो जितने भी वाहन होंगे सेना संबंधित उनकी क्या करेंगे, मेंटेनेंस करना, ड्राइविंग करना, सिग्नल कम्युनिकेशन की भी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। ठीक है, इन सब क्षेत्रों से संबंधित। अगला है सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट लॉन्च। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय सेना ने अपने सैनिक दलों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए उत्तरी सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर 56 केवीए की क्षमता वाला यह ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी का उपयोग करेगा। ठीक है, वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी का परियोजना को आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर प्लांट जो एनर्जी प्लांट है उसको किसके द्वारा पूरा किया? आईआईटी मुंबई के द्वारा। इसमें कौन सा बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है? वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, कितने फीट की ऊंचाई पर है ये? 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के उछाल के बीच ऑक्सीजन की लगातार मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय मिशन का समर्थन करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा महत्वपूर्ण ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जो कोविड-19 के दौरान जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो उनकी मांग को पूरा करने के लिए जो मांग थी लगातार, उसी दौरान इसको लॉन्च किया गया था जो ऑपरेशन समुद्र सेतु। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना के द्वारा। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना की युद्धपोत तरल लिक्विड से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों को शिपमेंट का कार्य करते थे। ठीक है, अगला है केरला तमिलनाडु चुनावी नतीजे। तो केरला विधानसभा की कुल कितनी सीटें? 140 सीटों के लिए चुनाव जो था, चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने कुल 97 सीटें जीत करके राज्य में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार। तो कौन है वहाँ पे केरल में? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि 140 सीटों में से 97 पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और दूसरी बार है पूर्ण। यूडीएफ यानी कि यूडीएफ को केरल विधानसभा में इस बार कुल सीटें 41 पर जीत हासिल हुई है और ये अन्य दलों के खाते में केवल 2 सीटें आई हैं। तमिलनाडु विधानसभा के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में डीएमके को कुल 156 सीटों की जीत के साथ पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है और जबकि एआईएडीएमके को कुल 76 सीटों पर जीत हासिल हुई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव पार्टनरशिप पहल के लिए ऑस्ट्रेलिया की भारत के साथ साझेदारी। तो ऑस्ट्रेलिया भारत इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल भागीदारी अनुदान कार्यक्रम के तहत 1.4
मिलियन 8.12 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की अनुमति की घोषणा की गई है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई भारत इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल भागीदारी, इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण पर ऑस्ट्रेलियाई भारत संयुक्त घोषणा के तहत एक पहल है। ठीक है, और इसमें देखा जाए यह पहल किस चीज़ के लिए, तो इंडो पैसिफिक में एक खुले, लचीले, समृद्ध, समावेशी और नियम आधारित समुद्री क्रम को निर्मित करने और बनाए रखने में समुद्री सहयोग को आकार देने में मदद करेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऑस्ट्रेलिया, भारत और अन्य क्षेत्रीय भागीदारों के साथ सबके साझा समुद्री उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है, B.R. अम्बेडकर के जीवन पर आधारित पुस्तकों का विमोचन हुआ है। तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल B.R. अम्बेडकर जी का जयंती मनाई जाती है। तो 14 अप्रैल 2021 को भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार, ठीक है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन फ्रेंड, ये हैं आपके B.R. अम्बेडकर, और ये भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर उनके जीवन पर आधारित 4 किताबों का विमोचन किया है। और ये देखा जाए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर आधारित ये 4 पुस्तकें किशोर मकवाना ने लिखी है। नाम ध्यान रखिएगा कि बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर आधारित जो 4 पुस्तकें हैं जिनका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 अप्रैल 2021 को किया, उसको जो लिखा था वो लिखी है पुस्तक किशोर मकवाना, नाम ध्यान रखिएगा। आधार क्रांति नामक पहल का शुभारंभ, तो आधार क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, तो इस पहल का उद्देश्य क्या है, भारत में पोषण आहार के बारे में जागरूकता फैलाना। तो ध्यान रखिएगा क्रांति से प्रश्न आते हैं फ्रेंड, जैसे कि बहुत सारी क्रांति है तो हिस्ट्री में नहीं जाएगा, ऐसे भी पूछा जाता है। तो आधार क्रांति जो नामक पहल है उसका जो शुभारंभ किया गया, उसका शुभारंभ का उद्देश्य है कि भारत में जो पोषण आहार के बारे में जागरूकता फैलाना। प्रवासी भारतीय शैक्षणिक और वैज्ञानिक संपर्क प्रभास, ग्लोबल इंडिया साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम JIST और विजन भारती विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त निकाय विज्ञान प्रसार ने एक साथ मिलकर के मिशन की शुरुआत की। किसने प्रवासी भारतीय शैक्षणिक और वैज्ञानिक संपर्क, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम और विजन भारती और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त निकाय और विज्ञान प्रसार सब ने मिलकर के इस मिशन की शुरुआत की। क्या मिशन है, आधार क्रांति नामक, और इसका उद्देश्य क्या है, भारत में पोषण आहार के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, और यह पहल देखा जाए तो आधार क्रांति भारत और दुनिया भर में भूखे और बीमारियों की समस्या को बहुतायता में दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह पहल भारत के पारंपरिक आहार की समृद्धि और महत्व, स्थानीय फलों और सब्जियों के चमत्कारी लाभों और संतुलित आहार की शक्ति पर प्रकाश डालेगी। ठीक है, तो पारंपरिक आहार की समृद्धि और महत्व, स्थानीय फूलों और सब्जियों के चमत्कारी लाभों और संतुलित आहार की शक्ति पर प्रकाश डालेगी। विभिन्न अध्ययन यह बताते हैं कि भारत कैलोरी की जितनी खपत करता है उससे 2 गुना अधिक कैलोरी का उत्पादन करता है, लेकिन अभी भी हमारे देश में कई लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना कैलोरी के उत्पादन करने के बावजूद भी, और भारत में भी हम लोगों ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखा, भारत का 101वां स्थान 116 देशों में, ये भी काफ़ी अपने आप में दयनीय है। और लगातार देख रहे हैं पौष्टिक भोजन हमें नहीं मिलता है, हमारे देश के कई लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, चूँकि हम कैलोरी का जितना खपत होती है उससे दुगना कैलोरी उत्पादन करने के बावजूद भी। बाफ्टा अवार्ड है 2021 का, तो देखा जाए 74वें ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविज़न और आर्ट्स बाफ्टा 2021 अवार्ड की घोषणा 11 अप्रैल 2021 को की थी। इसमें देखिए बेस्ट फिल्म है, देखा जाए कौन सी है, नोमाडलैंड जो है वो आपकी बेस्ट फिल्म है। बेस्ट एक्टर देखा जाए तो एंथनी हॉपकिंस जो है द फादर के हैं। बेस्ट एक्ट्रेस में फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड है, आपका जो फिल्म है जिसको बेस्ट फिल्म का मिला है नोमाडलैंड। और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म जो है मिसिंग यंग वुमेन। और यहाँ पे देखा जाए बेस्ट डायरेक्टर है क्लाई जाओ जो है नोमाडलैंड के हैं, और बेस्ट शॉर्ट फिल्म द प्रेजेंट फराह नबुलिस, ये हैं आपके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बाफ्टा फिल्म था 74वां बाफ्टा फिल्म था अवार्ड, इसकी घोषणा की गई थी। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल
सुपेस लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में देख लिया जाए तो ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल यानी कि सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी, ठीक है, सुपेस का ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी लॉन्च किया गया है सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है। और ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल है। सुपेस न्यायाधीशों को डेटा के संग्रह, तथ्यों की खोज, शब्दों को संसाधित करने में सहायता करेगा और जिसके बदले में समय की बचत और कार्यदक्षता में सुधार होगा। देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित टूल को केवल जानकारी संसाधित करने और निर्णय लेने के लिए न्यायाधीशों को जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो यह जानकारी को संसाधित करने, निर्णय लेने में न्यायाधीशों की जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराने में डिज़ाइन किया गया। तो निर्णय लेने में न्यायाधीशों को जो जरूरी सूचना चाहिए, जो जानकारी चाहिए ताकि वो एक सही निर्णय ले सके, इन सब में सहायता करेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित टूल जो है। ये निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन सहायता करेगा। शुरुआती चरण में केवल आपराधिक मामलों से निपटने वाले दिल्ली और बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के इस टूल का उपयोग प्रयोगात्मक आधार पर करेंगे, ठीक है। तो अभी शुरुआती तौर में इसको प्रयोग के तौर पे देखा जाए तो दिल्ली और मुंबई जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और केवल आपराधिक, सभी नहीं, दीवानी नहीं, आपराधिक मामलों से संबंधित जो किया जाएगा दिल्ली और बॉम्बे उच्च न्यायालय, ठीक है, इसमें ये चीज़ की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी मध्य रेलवे बना देश का पहला पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा रेलवे, देश का पहला जो रेलवे बताइए जो पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है, वो है पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे CCRS निरीक्षण के बाद और राजस्थान में कोटा, चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन, श्रीनगर, जलिंद्री के विद्युतीकरण भारत में पहला पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। पश्चिमी मध्य रेलवे का विद्युतीकरण विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि यात्रा के समय में कमी, ईंधन के बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में फायदेमंद होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कौन सा है भारत का पहला पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। विद्युतीकरण से रेल की गति बढ़ेगी, साथ ही पर्यावरण में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो रेल की जो गति बढ़ेगी तो आपका समय बचेगा और चूंकि पर्यावरण में कार्बन फुटप्रिंट जो है कम करने में मदद मिलेगी तो इससे पर्यावरण को जो हानि होती है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा उसका भी समाधान निकलेगा, ठीक है। तो दिसंबर 2023 तक रेल मंत्रालय का ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा 2023 दिसंबर तक जो रेल मंत्रालय का ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण का उद्देश्य है। इससे पहले वर्ष 2021 में पश्चिमी बंगाल के निमिता न्यू फरक्का रेलवे क्षेत्र के विद्युतीकरण के साथ ही भारत के पूर्वी क्षेत्र भी पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बना था, ठीक है। दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दिया है। कौन सी नीति? राष्ट्रीय नीति दुर्लभ बीमारियों के लिए। इस नीति का उद्देश्य दवाओं के देसी अनुसंधान और उसके स्थानीय उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के साथ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है कि देशी अनुसंधान और स्थानीय उत्पाद पर अधिक ध्यान देने के साथ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जो दुर्लभ बीमारी नीति में समूह 1 के तहत सुनिश्चित हैं या सूचीबद्ध हैं, ठीक है। तो दुर्लभ बीमारी नीति के समूह 1 के अंतर्गत जो सूचीबद्ध हैं ऐसी बीमारियों के राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। इस तरह की वित्तीय सहायता के लाभार्थी बीपीएल परिवार तक सीमित नहीं रहेंगे, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन तक ही सीमित नहीं रहेंगे इस तरह की वित्तीय सहायता, बल्कि यह लाभ लगभग 40% आबादी तक पहुंचाया जाएगा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र हैं।
इसके अलावा नीति में एक क्राउड फंडिंग व्यवस्था की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें कॉरपोरेट और लोगों को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए एक मजबूत आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, क्राउड फंडिंग व्यवस्था की भी परिकल्पना की। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो कॉरपोरेट और लोगों को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए एक मजबूत आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला है भारत और दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन। ठीक है, मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है भारत और दक्षिण कोरिया के, और ये देखा जाए किसने किया है, तो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष सू बुक ने दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह में भारत दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, दिल्ली छावनी में। पार्क को देखा जाए तो 1950 यानी कि 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध के दौरान दिए गए भारतीय शांति रक्षक सेनाओं के योगदान की याद में बनाया गया है। ठीक है, कौन से, जो कोरियाई युद्ध के दौरान जो भारतीय शांति रक्षक सेनाओं ने जो योगदान दिया था, उनकी याद में ये दिल्ली छावनी क्षेत्र में एक पार्क का जो मैत्री पार्क बनाया गया है। कौन से युद्ध के दौरान, कोरियाई युद्ध 1950 से 53 के दौरान जो लड़ा गया था। ठीक है, और इसी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इस पार्क का विकास भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरियाई दूतावास और भारत के कोरियन वार वेटरन्स एसोसिएशन के संयुक्त परामर्श से किया जाएगा। और 6 एकड़ के हरित क्षेत्र में फैले इस पार्क में कोरियाई शैली का एक प्रवेश द्वार, जॉगिंग ट्रैक, प्राकृतिक उद्यान और रंगभूमि मुख्य आकर्षण के केंद्र है। इस पार्क के प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथ मिलाती हुई एक बड़ी कलाकृति है, जिस पर भारत और दक्षिण कोरिया के ध्वज बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो ध्वज है ये प्रतीक है भारत और दक्षिण कोरिया के मैत्री संबंध के। ठीक है, तो ये प्रतीक है, ये चीज दिया गया, ध्यान रखेगा। फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 है, तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इसमें देखा जाए तो बेस्ट फिल्म जो है वो थप्पड़ को मिला है। ठीक है, थप्पड़ बेस्ट फिल्म। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, रोम राव। तानाजी द अनसंग वॉरियर जो है निर्माता है, उसी के इनको मिला है डायरेक्टर को, ओम रावत। बेस्ट फिल्म जो है क्रिटिक्स में एब अलेओ। बेस्ट एक्टर मेल जो है वो इरफान खान, किस चीज के लिए, अंग्रेजी मीडियम। ठीक है, और बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल में है फीमेल तापसी पन्नू, थप्पड़ मूवी के लिए। जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत किया है। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब किया गया है, विश्व जल दिवस के मौके पर। देश के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में शुरू होने वाले इस अभियान की थीम क्या है, कैच द रन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, रन को मतलब रैन जो है वो जो बारिश हो रही है उसको कैच करो, उसको एकत्रित करो, जहां भी ये गिर रही हो, जहां भी ये जब भी गिर रही हो, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, किसकी थीम है, जल शक्ति अभियान की थीम है। किसके द्वारा शुरू किए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस मौके पर, विश्व जल दिवस के मौके पर। यह अभियान 22 मार्च से 30 नवंबर तक चलेगा, यानी कि इस समय जारी है। कौन सा अभियान, जल शक्ति अभियान। इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से वह जल बचाकर अपने भविष्य को बेहतर कर सकें। तो एक तरीके से ये जागरूकता अभियान है जो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों ही जगह चलेगा। किस तरीके से जल के संचयन के प्रति लोगों को जागरूक करना कि किस तरीके से जल का क्या महत्व है। ठीक है, आज के लिए, वर्तमान में, आने वाले भविष्य के लिए भी। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, सभी हितधारकों को बारिश के पानी के भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिस्थितियों और उप समतल क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बारिश का पानी संरक्षित करना। ठीक है, तो जो भी भंडार, जो कि बारिश के पानी को भंडार करने के लिए लोगों को बताया जाएगा, और जलवायु परिस्थिति के और उप समतल क्षेत्रों के लिए जो उपयुक्त बारिश का पानी उसको संरक्षित करा के प्रति जागरूक करना लोगों को इस अभियान के दौरान किया जाएगा जागरूक। इस अभियान से सबसे अधिक फायदा उन क्षेत्रों को मिलेगा जहां पानी की कमी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन। ठीक है, देखिए वहाँ मैत्री पार्क था भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में, और यहाँ मैत्री सेतु। ठीक है, किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहने वाली फेनी नदी पर पुल
मैत्री सेतु बनाया गया है। किस नदी पर फ्रेंड, स्टार प्रश्न है, तो देखा जाए, देखिए मैत्री सेतु बांध जो है, जो मैत्री सेतु पुल बनाया गया है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में उनके द्विपक्षीय संबंधों में मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए एक प्रतीक के रूप में, और ये किस नदी पर है, ये फेनी नदी पे है, ठीक है, त्रिपुरा से होते हुए फेनी नदी। और ये फेनी नदी जो है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा पर बहती है और उसी पे मैत्री सेतु बांध बनाया गया है। राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा 133 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर इसे पूरा किया गया है। 1.9 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत के जो सबरूम है और बांग्लादेश का जो रामगढ़ है उसको ये जोड़ता है। कौन सा पुल, मैत्री पुल। किस नदी पर बना, फैनी नदी पर। फैनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के सीमा पर बहती है और इसी पे मैत्री पुल जो है, मैत्री सेतु बंधा है, जो कि 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है और ये भारत में सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है, ठीक है। इस पुल के उद्घाटन के बाद त्रिपुरा से बांग्लादेश के चटगांव, ठीक है, त्रिपुरा से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह जाना आसान हो जाएगा। तो चटगांव जो है बांग्लादेश में है, तो अब त्रिपुरा से अगर बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह जाना चाहते तो काफ़ी आसान हो जाएगा, जो सबरूम से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा का विलय हो गया फ्रेंड, हमने बताया था राज्यसभा और लोकसभा की टीवी का विलय करके कौन सी सभा, संसद टीवी बनाई गई है। तो लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय, उसका विलय नहीं किया गया है। तो लोकसभा टीवी पूरा बोलना चाहिए हमें, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी बनाया गया है। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हो गया है। अब यह संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। साल 2019 में दोनों चैनलों के विलय को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पैनल का गठन किया था और इसी पैनल की सिफारिश के आधार पर विलय किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का जो विलय किया गया है वो एक पैनल के सुझाव के आधार पर किया गया था और उस पैनल का गठन किसने किया था, जो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और जो आपके लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला ने उस पैनल का गठन किया था, 2019 में किया था। उसी कमेटी के सुझाव के आधार पर इसका विलय करके कौन सा, संसद टीवी बनाया गया है। भारत में लोकसभा की कार्यवाही को लोकसभा टीवी दिखाया जाता था और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1989 में। लोकसभा टीवी की शुरुआत कब हुई थी, 1989 में, और जो लोकसभा से संबंधित कार्यवाही थी वो लोकसभा टीवी पर दिखाया जाता था। कुछ वर्षों बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण के अतिरिक्त प्रश्नकाल, शून्यकाल जैसे सेशन का भी लाइव प्रसारण शुरू किया गया। राज्यसभा टीवी एक हिंदी टीवी चैनल है। यह एक राजनीतिक समाचार चैनल है। यह चैनल ऊपरी सदन की कार्यवाही को कवर करता है। राज्यसभा टीवी को साल 2011 में लॉन्च किया गया था और इस पर राज्यसभा के लाइव प्रसारण के अलावा कई राजनीतिक, सरकारी और अन्य कार्यक्रमों को दिखाया जाता है। देखिए, लोकसभा 1989, राज्यसभा वर्ष 2011, ठीक है। इनका विलय करके 2021 में कौन सा चैनल आया, संसद टीवी आया, ठीक है। पैनल का था वेंकैया नायडू और ओम बिरला, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत रेलवे बनेगी विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे। तो भारतीय रेलवे बनेगी विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे। कैसे, तो केंद्रीय बजट में अगले 3 वर्षों में देश की सभी रेलवे लाइन को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब सभी, ठीक है, अगले 3 वर्षों में, ठीक है, 2023-24 में जो है सभी जितने रेलवे हैं, रेलवे लाइन है, उनको विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया। इसी के साथ साथ 2030 तक भारतीय रेलवे विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बन जाएगी, ठीक है। तो लक्ष्य देखिए क्या है कि पूछ सकता है कि भारतीय रेलवे को विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, वर्ष 2030 तक। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 2023 तक सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी। डीजल से काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, तो जब डीजल मुक्त हो जाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाएगा, जिसके कारण दिल्ली सहित पूरे भारत को वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी। रेलवे को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाने, जनता को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया गया है उसे वर्ष 2030 तक रेलवे अनेक मार्गों पर बुलेट और सेमी बुलेट सेवा देने में कामयाब हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गिग एवं प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा लाभ। तो गिग इकोनॉमी फ्रेंड जानते ही होंगे आप यहाँ, जो जैसे आपके जो है, जब हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जो डिलीवरी बॉय वगैरह होते हैं, जैसे कि आप मंत्रा से सामान मंगाते हो, आप स्विगी से सामान मंगाते हो, आप अमेज़ोन से सामान मंगाते हो, आप जो
जो जोमेटो से सामान, तो ये सब गिग इकोनॉमी है। ये जो तो वही है जो इस सारे क्षेत्रों में काम करते हैं ना लेबर्स, उनको कहा जाता है गिग प्लेटफॉर्म, गिग एंड प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाले। तो केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2021 को कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लाभ गिग श्रमिकों एवं प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। तो जो सामाजिक सुरक्षा है उसका लाभ अब इनको भी दिए जाने की बात केंद्र सरकार ने की 1 फरवरी 2021 को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, भवन और सन्नी निर्माण कर्मचारियों और अन्य की जानकारी एकत्र करने हेतु एक पोर्टल शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो गिग और प्लेटफॉर्म पर जो कामगार हैं, जो भवन और सन्नी निर्माण कर्मचारी हैं और अन्य की जानकारी एकत्र करने हेतु एक पोर्टल की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा है, और उनकी जानकारी एकत्र किया जाएगा उस पोर्टल के माध्यम से, और फिर उन पोर्टल के माध्यम से उनको सामाजिक सुरक्षा जितनी भी हैं, जो सामाजिक सुरक्षा है, जो योजना है, उनको भी दिया जा सकेगा। ठीक है, उनको भी उससे जोड़ा जा सकेगा। भारत में 50 करोड़ के कुल कार्यबल में 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनमें खेती और ग्रामीण कर्मचारी शामिल हैं। ठीक है, तो जो कार्यबल है भारत में वो 50 करोड़, उसमें भी से देखा जाए तो लगभग 40 करोड़ जो है वो असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं, और जिनमें खेती और ग्रामीण कर्मचारी भी शामिल हैं। इन वर्गों में आने वाले स्थानीय कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे कि प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ, समूह बीमा और पेंशन से वंचित रहते हैं। तो ये सब क्या है, एक सामाजिक सुरक्षा संबंधित कार्यक्रम योजना है। तो ये जो है अस्थायी जो कर्मचारी हैं वो इन सारी चीज़ों से, ये जो सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एक पोर्टल बनाएगी, इनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा करेगी और फिर इनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे के अंतर्गत लाएगी, जिसमें प्रोविडेंट फंड हो गया, समूह बीमा हो गया, पेंशन हो गया। पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गिग कर्मियों एवं प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कामगारों समेत समूचे कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा और सार्वभौमिकरण किया जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गिग कर्मियों और जो गिग कर्मियों एवं जो प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कामगारों समेत समूचे कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 साल पुराने सरकारी वाहन को अप्रैल 2022 में कबाड़े में भेजने की नीति को मंजूरी दी थी। देखिए, एक सार्वजनिक क्षेत्र के जो होते हैं और एक होता है एक आपका निजी क्षेत्र का। जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो वाहन 15 साल पुराना हो गया तो वो उसको आप मतलब उस नीति के तहत आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो निजी संबंधित जो वाहन है उनका 20 वर्ष होना चाहिए। तो 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को अप्रैल 2022 से कबाड़ में भेजने की नीति को मंजूरी दी है। सरकार ने 2030 तक देश को पूरी तरीके से ई मोबिलिटी पर शिफ्ट करने का महत्वाकांक्षा लक्ष्य रखा है। महत्वाकांक्षी लक्ष्य कब तक? 2030 तक। ठीक है, पूरी तरीके से ई मोबिलिटी पर शिफ्ट करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसका मकसद देश के कच्चा तेल आयात बिल को कम करना है। देश के कच्चे तेल आयात बिल को कम करना है। इसके तहत पुराने और प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने के लिए बहुप्रतीक्षित स्वैच्छिक वाहन कबाड़ा नीति व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी पुराने वाहन हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं, ऐसे वाहनों को हटाने के लिए एक व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की गई है, और जिसके तहत 15 साल पुराने कॉमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा, और यानी उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो कॉमर्शियल वाहन है उनका समय देखिए 15 साल है। तो अगर कॉमर्शियल वाहन आपके पास है, व्हीकल है, और वो 15 साल पुराने हो गए, तो ऐसे वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनसे देखा जाए तो प्रदूषण जैसी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। और वहीं जो प्राइवेट की अगर बात करें तो जो प्राइवेट व्हीकल होगी उनकी अवधि 20 साल रखी गई। तो अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी है, वो 20 साल पुरानी है, तो 20 साल के बाद अब उसको सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी ऐसे वाहनों को 20 साल के बाद स्क्रैप कर दिया। स्क्रैप मतलब निकाल देना, हटा देना। ठीक है, तो सीतारमण ने, यानी कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के बजट में पेश करते हुए कहा कि प्राइवेट वाहनों को 20 साल होने पर और कमर्शियल वाहनों को 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी। ठीक है, इनकी भी गाड़ियों की भी फिटनेस जांच होगी। ठीक है, फिट है कि नहीं है, प्रदूषण तो नहीं फैला रहे, हर एक चीज़ की जांच की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च हुआ है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, तो किससे संबंधित डेटा? जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जो आदिवासी प्रवासी जो श्रमिक हैं उनसे संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए जनशक्ति मंत्रालय के द्वारा श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है।
और देखा जाए और ये ऐसे श्रमिकों को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। श्रम शक्ति पोर्टल के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा में आजीविका विकल्प, जनसांख्यिकी प्रोफाइल, माइग्रेशन पैटर्न और कौशल मानचित्रण जो है वो शामिल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी जो आदिवासी जो प्रवासी श्रमिक हैं उनसे संबंधित डेटा को एकत्र किया जाएगा, जिसमें से उनके जो आजीविका के विकल्प, उनके सांख्यिकी प्रोफाइल, जो माइग्रेशन पैटर्न और कौशल मानचित्र, जो ये सारी चीज़ें उसमें उस पोर्टल पे मतलब शामिल किया जाएगा, ताकि ये जो प्रवासी हैं, जो आदिवासी प्रवासी हैं, वो क्या हो, उनको जो है जो कल्याणकारी योजना है उनसे जोड़ा जा सके, कल्याणकारी योजनाओं के अधीन उनको के अंतर्गत उनको लाया जा सके। ठीक है, ये किसने किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किया है श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च। कोविड-19 महामारी के कारण तालाबंदी, लॉकडाउन की घोषणा के बाद देश भर के प्रवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए, ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार जो है कई तरह की ऐसी योजनाएं ला रही है, जिसके अंतर्गत ये जनजातीय मंत्रालय के द्वारा एक श्रम पोर्टल जो है, देखा जाए श्रम शक्ति पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें जो है जो प्रवासी, आदिवासी प्रवासी, उनसे संबंधित डेटा को एकत्रित किया जाएगा और उन्हें जो आपका कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे उनको जोड़ा जाएगा। आदिवासी का प्रवास संकट से प्रेरित होता है। ठीक है, तो आदिवासी का प्रवास क्या है, वो संकट से प्रेरित होता है और इसके साथ ही प्रवासियों को असुरक्षित और कठिन परिस्थितियां ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ठीक है, इंडियन इनोवेशन ग्लोबल इंडेक्स 2020 में केरल का पहला स्थान है। तो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन से राज्य का पहला स्थान है? केरल का। तो इस इंडेक्स में कर्नाटक जो है वो 42.5 का स्कोर हासिल किया। उसके बाद महाराष्ट्र 38 अंक के साथ दूसरे स्थान पे है और तमिलनाडु देखा जाए 37.91 अंक के साथ तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो फ्रेंड यहाँ पे कर्नाटक होना चाहिए था। ठीक है, केरला लिखा है, कर्नाटक लिखा है, यहाँ पे केरल होना चाहिए था। तो केरल जो है इसने पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद देखा जाए तो महाराष्ट्र है 38 अंक के साथ दूसरे स्थान पे और तमिलनाडु देखा जाए तीसरे स्थान पे 37.91। इस इंडेक्स में देखा जाए तो बिहार 14.5% अंक के लेकर के अंतिम स्थान पे। अगर ये पूछे कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, बिहार है 14.5 अंकों के साथ और वहीं कर्नाटक जो है 42.5 अंकों के साथ केरल वो पहले स्थान पे। उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों को मिला करके देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश जो है वो शीर्ष पर है 25.06 स्कोर के साथ और उसके बाद उत्तराखंड, फिर मणिपुर, जबकि मेघालय 12.15 स्कोर के साथ अंतिम। ऐसे पूछे राज्यों में तो केरल जो है सबसे टॉप पे, अंतिम जो है वो बिहार है और अंतिम बिहार। और पूछे कि हिमालय राज्य या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे टॉप पर कौन है, वो आपका हिमाचल प्रदेश और अंतिम स्कोर में देखा जाए तो मेघालय है। ठीक है, कुल देखा जाए तो 46.60 स्कोर के साथ केंद्र शासित या शहरी राज्यों में दिल्ली जो है वो पहले स्थान पर है, प्रथम स्थान पे। इसके बाद देखा जाए चंडीगढ़ और दमन और दीव थे और इंडेक्स में देखा जाए तो 11.71 स्कोर के साथ लक्षद्वीप जो है वो अंतिम स्थानों पे इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में। तो केंद्र शासित प्रदेश जो हो गए उसमें दिल्ली जो है प्रथम स्थान पे है और लक्षद्वीप जो है वो अंतिम स्थान पे है। यह इंडेक्स देखा जाए तो यह इंडेक्स या सूचकांक भारतीय राज्यों की नवाचार क्षमता और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कार्य प्रणाली प्रदान करता है। ठीक है, तो एक तरीके से नवाचार के क्षेत्र में हर राज्यों की उसकी क्षमता, उसके प्रदर्शन के आधार पर आकलन किया जाता है और इंडेक्स के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्य, 10 उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्य और 9 शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ का राज्य मार्ग मंत्रालय के साथ समझौता हुआ है। तो जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है उसमें देखा जाए उसने राजमार्ग मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 20 जनवरी 2021 को तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को, ठीक है, किस क्षेत्र में, तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती देने, अस्थायी भू खतरा प्रबंधन में सहयोग पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक फ्रेमवर्क समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए, जो तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग के लिए और मजबूती के लिए, अस्थायी जो भू खतरा प्रबंधन में सहयोग के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक फ्रेमवर्क समझौता ज्ञापन किया। किसने, डीआरडीओ ने, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। समझौते के मुताबिक देखा जाए तो डीआरडीओ और सड़क परिवहन और एवं राजमार्ग मंत्रालय
राजमार्ग मंत्रालय भू खतरा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह पहल देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, किससे जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो भूस्खलन की समस्या और जो प्राकृतिक आपदाओं के जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं उनके खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। कौन से? ये जो पहल है जो की गई है किसके द्वारा? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राज्य मंत्रालय के बीच जो समझौता हुआ उसी के तहत। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI है। तो इसके बारे में अगर देखें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना ने भारत की 9 mm की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल तैयार किया। किसने? एक तो आपका DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना ने। भारतीय सेना के जवानों के लिए स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI तैयार किया गया है। भारत की पहली स्वदेश मशीन पिस्तौल ASMI को भारतीय सेना की प्रदर्शनी में दिखाया गया। यह पिस्टल पूरी तरीके से भारत निर्मित है और इसे DRDO की तरफ से विकसित किया गया है। किसकी तरफ से? DRDO की तरफ से। इस पिस्टल गन को बनाने में भारतीय सेनाओं ने भी मदद की है। DRDO द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया कि मशीन पिस्टल 100 मीटर की दूरी से फायर कर सकती है। ठीक है, इसकी जो मारक क्षमता है देखा जाए इस मशीन पिस्टल की जो कि DRDO जो है विकसित किया है, DRDO ने थोड़ा बहुत सहयोग जो भारतीय सेना ने किया, इसकी जो क्षमता है वो 100 मीटर की दूरी तक के फायर करने की इसकी क्षमता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस बना कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है, ये सब प्रश्न आते हैं फ्रेंड। तो जो अभी 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार के कंट्री इन फोकस बांग्लादेश को चुना है। कंट्री इन फोकस संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। ठीक है, कंट्री इन फोकस संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। तो इस बार का ध्यान रखिएगा, कंट्री इन फोकस कौन है? बांग्लादेश है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1952 में की गई थी। सालाना आयोजित होने वाले ये महोत्सव गोवा में होता है। ठीक है, तो ये महोत्सव सालाना जो आयोजित होता है वो गोवा में होता है। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा ये 51 है। इसके पहले हम लोग 52 वाला चर्चा किए थे। ये 51 जो हुआ था वो 16 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 2021 के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें बांग्लादेश था। ठीक है, इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? सारी दुनिया के सिनेमा के लिए एक समान मंच मुहैया करवाना। इस महोत्सव का संचालन फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत और गोवा सरकार के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। तो हमेशा ही गोवा में किया जाता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो 91 में जो था 51 में जो फिल्म फेस्टिवल में जो फोकस इन कंट्री था वो था बांग्लादेश था। ठीक है, और इसमें जो आयोजन किया जाता है वो देखा जाए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत जो है जो निदेशालय है वो और साथ ही गोवा सरकार के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। इस फिल्म फेस्टिवल के द्वारा विश्व भर के सिनेमा को अपनी फिल्म कला का प्रदर्शन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है। कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन। ठीक है, कोची और मंगलूर। गेल इंडिया लिमिटेड ने 450 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन का निर्माण किया। किसने? गेल। इसकी परिवहन क्षमता प्रतिदिन 12 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। यह केरल के कोची में तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG रेगुलेशन टर्मिनल से प्राकृतिक गैस कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलुरु तक जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है कोची जो कि केरल में है, मंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, इन दोनों के बीच में बिछाई गई 450 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है। ठीक है, और इसकी जो क्षमता देख लीजिए, परिवहन क्षमता जो है इसकी वो है प्रतिदिन 12 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। और इस पाइपलाइन की सहायता से आम लोगों के घरों में पाइप्ड प्राकृतिक गैस PNG और परिवहन क्षेत्रों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती ईंधन की आपूर्ति होगी। ठीक है, यह पाइपलाइन अपने मार्ग में पड़ने वाले जिलों की वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को भी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगा। स्वच्छ ईंधन के उपभोग के जरिए वायु प्रदूषण और अंकुश लगाने
लगाते हुए वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा। ठीक है, तो जो भी कुछ है इसमें वाणिज्य और औद्योगिक इकाइयों को भी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। और इसके तहत देखा जाए तो स्वच्छ ईंधन के उपयोग के जरिए क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाएगा, जिसमें कि वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाएगा, वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये इसके कुछ फायदे हैं। राजकोट में एम्स का उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी है। इससे गुजरात के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार देश में एम्स की संख्याओं को बढ़ाने के लिए लगातार सजग बनी हुई है। बीते 6 सालों में 10 नए एम्स बनाने का काम हो चुका है, जिसमें कई आज पूरी तरीके से काम शुरू कर दिया चुका है, जिसमें से देखा जाए राजकोट जो गुजरात में एम्स बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा नेशनल करंट अफेयर्स, जो कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर किया। मैं बता रही हूँ कुछ मतलब और भी जितनी चीज़ें रहेंगी उसको भी हम लोग लगभग कवर कर लेंगे आने वाले सेशन में। एग्जाम के पहले लगभग सारी चीज़ें जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं वो एक एक करके रिवीजन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारा एक पार्ट 2 था, जिसमें हमने जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। फ्रेंड इसका PDF जो है वो डिकोड एग्ज़ाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप टेलीग्राम में जा कर के डिकोड एग्ज़ाम ग्रुप जो है उसको आप वहाँ पे आप अपना सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पे आपको डेली इसका जो PDF है, जो भी चीज़ चाहे हम जो डेली करंट अफेयर्स जो डिस्कस करते हैं वो, और साथ ही साथ इसका करंट अफेयर्स जो रिवीजन का करंट अफेयर्स है उसकी जो PDF है वो डिकोड एग्ज़ाम के टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होगी। वहाँ जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप एक बार फिर से इसको क्विक रिविज़न कर सको। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।